हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? HSSC TGT जनरल पार्ट की प्रिपरेशन हमारी चली हुई है, जिसके अंदर मैं आपको कोशिश कर रही हूँ EVS का पोर्शन कवर कराने की, क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी पहले करा चुकी हूँ। GK और आपका EVS रह गया है, तो टॉपिक 8 नहीं है, ये टॉपिक 9 है। आपका वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। 2 टुकड़ों में ये आपको मैं सारी चीज़ें दूंगी। एक जो सीवेज वाला जो ट्रीटमेंट वाला है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगी, क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाती। तो आज पढ़ेंगे अभी इस क्लास के अंदर वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। कंटेंट जो कवर करेंगे वो सारी चीज़ें करेंगे जो आपके सिलेबस में दिए गई है। अभी डेफिनेशन क्या होता है, कॉजेज को देखेंगे, सोर्सेज को देखेंगे, इफेक्ट्स यानी कि प्रभाव, और इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको इम्प्योरिटीज़ के बारे में भी अच्छे से पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में आपको लिख करके दिया है। बाइलिंगुअल कंटेंट रहने वाला है। जो भी PDF का एक्सेस लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। 7419055279 पर व्हाट्सअप करके आप पेड PDF यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। जिन्होंने एक्सेस लिया हुआ है उनको ये वाली PDF अपने बाद में जो ऐड कर दी जाएगी। बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन? आखिर जल प्रदूषण होता क्या है? देखिए, हम एयर पॉल्यूशन पढ़ करके आए हैं, ध्वनि प्रदूषण यानी कि साउंड पॉल्यूशन पढ़ करके आए हैं। अब तीसरे नंबर पे हमने वाटर पॉल्यूशन पढ़ना है। तो वाटर पॉल्यूशन का मतलब होता है जब आप ये पानी जो है हम अपने दैनिक जीवन में यूज़ करते हैं, चाहे वो पीने का पानी हो, चाहे वो फिर वो कैसे भी हो, कृषि के लिए यूज़ करते हैं, हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं। बट अगर उस ज़रूरत जो हमारी ज़रूरत है पानी को यूज़ करनी, अगर हम उसको उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर पाए, अगर पानी को, एक ऐसा पानी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में अनवांटेड मटेरियल है, जो उस पानी का जो लाभ होता है उसको यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं, तो वो आपका पॉल्यूशन के अंदर आता है। फिर हम उसको ना तो पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना फिर उसको हम कृषि के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना हम अपने एनिमल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना हम क्लीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। कैसे भी हम उस पानी को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो फिर वो पानी कैसा होता है? वो पानी आपका पोल्यूटेड वाटर होता है, जिसको आप वाटर पॉल्यूशन कहते हो। ठीक है, बहुत सारे पोल्यूटेंट्स, बहुत सारे प्रदूषक उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर पॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज का मतलब होता है जो भी आपके रिवर वगैरह है, लेक्स होती हैं, ओशियंस होते हैं, ग्राउंड वाटर, ये सारे आपके वाटर बॉडीज होती हैं। अगर इनमें किसी भी प्रकार का दूषित कोई भी पदार्थ उसमें मिले हुए हैं, कंटामिनेशन है किसी भी रूप में, तो फिर वो आपका वाटर पॉल्यूशन के अंदर काउंट होता है। जैसे रिवर, लेक्स, ओशियन, ग्राउंड वाटर, एक्वीफायर्स, मतलब वो स्टोर करने की जगह होती है जहाँ पे हम पानी को स्टोर करते हैं। अगर वो कंटामिनेट हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं, इंडस्ट्रियल या फिर एग्रीकल्चर एफ्लुएंट्स की वजह से, भाई इंडस्ट्री से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम लोग पानी के अंदर डंप कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा पानी यहाँ पर प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन यही है कि हम जो नॉर्मल पानी हमें चाहिए होता है, जो हमारी दैनिक मर्रा की जो जिस भी यूज़ के लिए हमें पानी चाहिए होता है, अगर हम वो उस चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर वो एक तरीके से पॉल्यूटेड वाटर होता है। When water gets polluted, it adversely affect all the life forms. जब पानी यहाँ पर प्रदूषित होता है, जब वो दूषित होता है, तो वो सिर्फ हमें ही नहीं, सब चीज़ों को यहाँ पर अफेक्ट करता है। फिर चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स हो, चाहे फिर वो प्लांट्स हो, चाहे फिर वो ह्यूमन बीइंग हो, फिर चाहे वो एनिमल्स हो, जितने भी यहाँ पर जो पूरी बायोडाइवर्सिटी है ना, जितनी भी आपकी जैव विविधता है, सारी चीज़ें यहाँ पर हिल जाती है अगर आपका पानी यहाँ पर प्रदूषित है तो, क्योंकि हम सभी यहाँ पर डिपेंड करते हैं पानी के ऊपर। ठीक है, तो ये इसका जो है ग्लोबल लेवल पर इसका इफेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगर हमारा पानी पॉल्यूटेड है, जो कि है, एक्चुअल में है। द मेन वाटर पॉल्यूटेंट्स की अगर बात करें, जो भी पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो प्रदूषण फैलाते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, जो हमारे पानी को गंदा कर रहे हैं। जैसे हमने एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करी थी, ऐसे हम लोग वाटर पॉल्यूटेंट्स के बारे में बात करते हैं। बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस, पैरासाइट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, फार्माकोटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी आपके मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हम ऐसे ही डिस्पोज कर देते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं, अपनी दवाइयाँ वगैरह। ठीक है, जितने भी आपकी सिरिंज वगैरह एंड ऑल, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, प्लास्टिक्स, फेकल वेस्ट, जो भी आपका मल पदार्थ होते हैं, वो सारी चीज़ें, इवन रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी। तो ये जितने भी आपके नीचे लिख करके चीज़ें दी गई, ये सारी आपके पोल्यूटेंट्स में काउंट होती हैं, जो कि आपके वाटर को यहाँ पर पोल्यूटेट करती है, पोल्यूशन यहाँ पर क्रिएट करती है। ठीक है, तो इतना आपने ध्यान रखना है।
कॉजेज़ की बात करते हैं, कॉजेज़ क्या होते हैं वाटर पोल्यूशन के, आखिर कारण क्या है इसके। तो ये जो सबसे बड़ा इसका हम लोग कारण देख सकते हैं वो ये कि हमारे खुद की एक मानव गतिविधियों की वजह से हमने अपना पानी तो साफ था पहले से, लेकिन हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हमने करी है जिसकी वजह से हमें पुअर क्वालिटी हमने अपने पानी की कर दी है, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज आने लगे हैं आपके सामने। इसके जो परिणाम है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा पानी कितना यहाँ पर ख़राब हो चुका है। कि पहले क्या करते थे हम लोग, जो नीचे का जो ग्राउंड वाटर था उसको पीने के लिए इस्तेमाल करते थे और वो एक्चुअल में पीने लायक होता था, लेकिन आज के टाइम में वो पीने लायक नहीं होता है। सभी के घरों में आरओ वगैरह लगे हुए हैं, एक्वीफर्स लगे हुए हैं, तो वो अब क्यों ज़रूरत आन पड़ी, हमने ऐसा क्या कर दिया? तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, नेचुरली नहीं हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग किसका अहम रीज़न यहाँ पर है भाई, धरती पर जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, जिसकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। जितने भी ग्लेशियर्स आपके वो पिघल रहे हैं, पानी की क्वांटिटी आपकी जो पीने का पानी है वो तो कम है, लेकिन समुद्रों में यहाँ पे पानी तो काफ़ी मात्रा में है, वो और भी बढ़ता जा रहा है, जैसे बाढ़ की समस्या आ गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर कारण हो सकता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कंटेंट यहाँ पर रिड्यूस हो गया, क्योंकि CO2 की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा हो गई है। डिफोरेस्टेशन एक कारण इसका हो सकता है, बल्कि है, क्योंकि वनों की कटाई हम लोग करते हैं। डिफोरेस्टेशन हम लोग पहले टॉपिक पढ़ करके आए हैं, वनों की कटाई इसका एक कारण हो सकता है। कैसे कारण हो सकता है? क्योंकि आप सभी को पता है वन क्या करते हैं, जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसको जकड़ के रखते हैं, उसको पकड़ कर रखते हैं, और उसका जो इरोजन है, उसका जो अपरदन है वो होने नहीं देते। अगर वन ही नहीं रहेंगे तो सोयल यहाँ पर इरोज हो जाएगी, सोयल जो मृदा है वो चली जाएगी, उखड़ जाएगी। फिर जो पानी को जो एक तरीके से सींचने की जो क्षमता होती थी मिट्टी की, वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, और इसके साथ साथ जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह वो पानी के साथ बह जाएंगे, तो जिसकी वजह से जो आसपास की जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, जो भी जैसे रिवर वगैरह जो कुछ भी है, तालाब वगैरह, वो सभी वहाँ पर कंटामिनेट हो जाएगी और वो सारी चीज़ें बह करके वहाँ तक चली जाएगी। तो डिफोरेस्टेशन इसका एक मेन कारण हो सकता है वाटर पॉल्यूशन का। तो इसलिए हमें पेड़ों का भाई हमेशा, मतलब साउंड के लिए भी हमारे पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, साउंड पॉल्यूशन के लिए भी, एयर पॉल्यूशन पे भी हमने इसकी बात करी थी, वाटर पॉल्यूशन पे भी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो डिफोरेस्टेशन तो एक बहुत अहम मुद्दा यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक फार्मिंग, जितने भी उद्योग है, कृषि है, पशुपालन है, इन सभी से हमारा पानी यहाँ पर कहीं ना कहीं दूषित हो रहा है। उद्योगों से निकलने वाले जितने भी आपके वेस्ट होते हैं जिनको हम सीधे पानी में डंप कर देते हैं, कृषि से निकलने वाले आप जो भी फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हो, जो भी चीज़ें आप, ये सारी चीज़ें पानी के साथ मिक्स होकर उसको दूषित कर रही है, पशुपालन से, तो जितने भी चीज़ें हैं आपकी, ये एक तरीके से हम डंप करते हैं इन सेक्टर से। वो मेन रीज़न होता है किसका? यूट्रोफिकेशन का। यूट्रोफिकेशन का क्या मतलब होता है? यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है किसी भी वाटर बॉडीज़ में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किसी भी वाटर बॉडीज़ में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एक्सेस हो जाना, मतलब जितने लिमिट में होते हैं उससे एक्सेस से बाहर हो जाना, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है कि जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो ज़्यादा हो जाते हैं, एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं, जिसकी वजह से एल्गे वहाँ पर फॉर्म होने लग जाती है। आपने काई का नाम सुना होगा ना, इसको शैवाल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका जो विकास है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने लग जाता है, मतलब पानी जो है पूरा ग्रीन कलर का होने लग जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का जो अमाउंट है उस पर्टिकुलर वाटर बॉडी में वो डाउन हो जाता है, और इसकी वजह से वहाँ पर रहने वाले जितने भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स आप कह लीजिए वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये जो प्रोसेस ये आपका यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये जितने भी हम लोग डंप करते हैं, ये जितने भी इन वेस्ट को, इसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है, जो कि हमारे पानी के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। रबिश एंड फीकल वाटर डंपिंग, जितना भी कूड़ा करकट या फिर मलजल का जो डंपिंग है हम लोग यहाँ पर करते हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी कहती है कि 80% से ज़्यादा हम लोग ये जो कूड़ा कचरा और ये जो मलजल है, जो भी ये मल है, इसका हम डंप कहाँ पर करते हैं? इसका हम डंप सीज में, यानी कि समुद्रों में और नदियों में इस चीज़ को हम लोग डंप करते हैं, जो कि डायरेक्टली एक्वेटिक जो लाइफ होती है उसको यहाँ पर हिट करते हैं। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, मैरीटाइम ट्रैफिक, समुद्री यातायात। अब बहुत सारे जो सामान होते हैं, जो गुड्स होते हैं, वो इस माध्यम से लेकर के आए जाते हैं, जिसकी वजह से जो मच ऑफ द प्लास्टिक पोल्यूशन, जितना भी प्लास्टिक वगैरह है पोल्यूशन, वो कैसे आता है? जब हम फिशिंग वगैरह करते हैं, बोट्स वगैरह, टैंकर्स और कार्गो शिपिंग होती है, तो अधिकांश मात्रा में जो प्लास्टिक है वो इनके थ्रू लेके जाया जाता है, जो कि समुद्रों में कहीं ना कहीं डिस्पोज कर दिया जाता है। तो प्लास्टिक आप सभी को पता है नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है प्लास्टिक, वो कभी भी डिग्रेड नहीं
नहीं हो सकता है। तो प्लास्टिक एक जो है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है एनवायरनमेंट के लिए। तो ये एक मैरीटाइम भी इसका एक इफेक्ट है। फ्यूल स्पिलेजेस की बात करते हैं, यहाँ पे ईंधन रिसाव की बात करते हैं। आपने सुना भी होगा कि कोई जहाज है जिसमें से हम तेल वगैरह लेकर के जा रहे थे और वो पलट गया वहाँ पर। तो तेल तो भाई नीचे डूबता थोड़े ना, तेल तो पानी के ऊपर एक परत बना देगा, और परत बना देगा तो जहाँ पर भी उसने परत बनाई है वहाँ पर कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का लेवल जो है गिर जाएगा, और वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ है, जो भी पानी के अंदर एनिमल्स या फिर प्लांट रह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये भी इसका पोल्यूशन का एक अहम रीज़न हो सकता है, फ्यूल स्पिलेजेस का। ठीक है, ईंधन रिसाव का। अब सोर्सेज पे बात करते हैं। जितने भी सोर्सेज हैं, सोर्सेज एंड ये जितने भी कॉजेज होते हैं, ये सब बस एक जैसे ही होते हैं जो सोर्सेज है, जिसमें अंदर हम पहला बात करते हैं अर्बनाइजेशन, शहरीकरण। शहरीकरण का मतलब है बहुत सारी जहाँ पर ग्रामीण एरिया से थोड़ा सा अलग, हम जहाँ पर चीज़ों में थोड़ा सा एडवांस में चलते रहते हैं, जहाँ पर उद्योग वगैरह होते हैं, वहाँ से निकलने वाला जितना भी कूड़ा कचरा है, उन सारी चीज़ों में हम वाटर पोल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अर्बनाइजेशन, शहरीकरण इसका एक मेन जो है सोर्स है। डिफोरेस्टेशन, वनों की कटाई हम पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंसेस, औद्योगिक अपशिष्ट हम लोग यहाँ पर डालते हैं। सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस मतलब सामाजिक और धार्मिक प्रथाएं। हम सामाजिक की कोई गैदरिंग वगैरह करते हैं तो हम बहुत पोल्यूशन करते हैं। धार्मिक रूप से हम जब कोई चीज़ें करते हैं, जैसे आपने ये गंगा में, हरिद्वार में जब ये कावड़ यात्रा वगैरह चलती है तो हम लोग वहाँ पर काफ़ी पोल्यूशन करके आते हैं। कहने को तो हम जाते हैं हम धार्मिक कार्य के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपने वहाँ पे देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में भी बहुत गंद वहाँ पर फैला करके आ जाते हैं लोग बाग। तो वो धार्मिक प्रथाएं भी कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों को पोल्यूट करती है। डिटर्जेंट का और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है खेतों के अंदर, घरों के अंदर, तो ये भी पानी के अंदर बह करके उस चीज़ को यहाँ पर कहीं ना कहीं पोल्यूट करता है। एग्रीकल्चरल रन ऑफ, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, जो भी एग्रीकल्चर में हम लोग इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जितने भी पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं अपने खेतों में, अपनी कृषि में, वो सारी चीज़ें पानी के साथ बह करके और मिट्टी के साथ बह करके हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज़ है उसको यहाँ पर पोल्यूट करती है। तो ये कुछ सोर्सेज थे या ऊपर कॉजेज थे जिनको हमने डिस्कस किया है। अब वाटर पॉल्यूशन एक मॉडर्न एपिडेमिक बन चुका है, एक आधुनिक महामारी बन चुका है, जिसको आप फिगर में देख सकते हो। और ये एक्चुअल में जितना ये गंदा लग रहा है ना, इतना ही चीज़ें यहाँ पर हम लोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे। वन ऑफ द प्राइमरी कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन इज द कंटामिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज। जो मेन कॉज है, प्राइमरी जो कॉज है, एक जो मेन कारण है वाटर पॉल्यूशन का, वो क्या है? कंटामिनेशन, यानी कि दूषित होना वाटर बॉडी का बाय द टॉक्सिक केमिकल्स। जितने भी ये फैक्ट्रीज वगैरह होती है, वहाँ पर जितने भी केमिकल्स हैं हम लोग डायरेक्टली नदियों में गिरा देते हैं, डायरेक्टली डंप कर देते हैं वाटर बॉडीज़ के अंदर। तो ये एक मेन कारण है इसका, जो आपने अभी फिगर में ऊपर देखा। एज सीन इन द एग्जाम्पल मैंशनड अबाउट द डम्प्ड प्लास्टिक बोतल, जितने भी आपने वो ऊपर फिगर में देखा, डम्प्ड प्लास्टिक बोटल्स है, टीन्स है, वाटर कैंस है, जितने भी अदर वास्ट पोल्यूट करते हैं, वाटर वेस्टेज है जो पोल्यूट करते हैं वाटर बॉडीज़ को। और दीज रिजल्ट इन वाटर पोल्यूशन विच हार्म्स नॉट जस्ट ह्यूमन, सिर्फ ह्यूमन बींग इससे अफेक्टेड नहीं है, बल्कि पूरा इकोसिस्टम, पूरा पारिस्थितिक तंत्र जो है इस चीज़ से यहाँ पर अफेक्ट करता है। ठीक है, तो क्योंकि हम ही नहीं हैं यहाँ पर इंडिविजुअल, पेड़ पौधे भी है, एनिमल्स भी है जो सरवाइव करते हैं, और हम जब इन चीज़ों को ख़राब करते हैं तो इनके ऊपर भी फ़र्क पड़ता है। टॉक्सिक ड्रेन्स फ्रॉम दीज पोल्यूटेंट्स ट्रेवल अप टू द फूड चेन, और इन चीज़ों से क्या होता है कि हमारी जो फूड चेन होती है वो भी यहाँ पर अफेक्ट होती है, क्योंकि जहाँ पर पानी अगर दूषित होता है तो वहाँ पर रहने वाले जो एनिमल्स है, वहाँ पर जो उगने वाले पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स वगैरह है, वो सभी यहाँ पर अफेक्ट होते हैं, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम लोग इन पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, तो हमारी फूड चेन भी इससे अफेक्ट होती है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। नियरली 6 बिलियन किलोग्राम ऑफ गार्बेज इज डम्प्ड एवरी ईयर इन द ओशियन, मतलब 6 बिलियन किलोग्राम का जो कूड़ा कचरा है वो ओशियन के अंदर जाता है। आप सोच के देखो कितना हम लोग, कितना ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही है, नेचर नहीं कर रहा है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है जो हम खुद ही अपने प्लेनेट को यहाँ पर ख़राब कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड अनट्रीटेड सीवेज, मतलब इनके अलावा जो भी इंडस्ट्रियल हम चीज़ें डंप करते हैं ओशन के अंदर, अपने रिवर्स के अंदर, इनके अलावा बहुत सारे अनवांटेड मटेरियल है जिनको भी डंप किया जाता है अपनी वाटर बॉडीज़ में। और ये जो है न्यूक्लियर वेस्ट से, परमाणु कचरे से लेकर ऑयल स्पिल्स तक है, तेल के रिसाव तक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। द लेटर ऑफ विच कैन रेंडर वास्ट एरिया
इनहेटिबल, मतलब हैबिटेट वाली चीज़ें हो जाती है यहाँ पर, जहाँ पर लोग रहते हैं। और ये जो ऑयल स्पिल वाली जो चीज़ें होती है ये बहुत डेंजरस होती है। तो ये हमारे जो वाटर पॉल्यूशन में एक अहम अपना जो है कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखाते हैं। इफ़ेक्ट्स की अगर बात करें वाटर पॉल्यूशन की, तो इसके प्रभाव जो होते हैं वो डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर पोल्यूटेंट्स कौन सा है, ठीक है, डिपेंड करता है पोल्यूटेंट्स कौन सा, उसकी मात्रा कितनी है पानी के अंदर। मान लीजिए अगर कम है तो कम पोल्यूशन होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा पोल्यूशन होगा। और साथ ही डिपेंड करता है लोकेशन क्या है वाटर बॉडीज़ की। अगर किसी भी साफ सुथरे एरिया के पास कोई तालाब है, कोई नदी है, तो फिर वहाँ पर कम पोल्यूशन होगा। लेकिन अगर किसी कूड़े कचरे के ढेर के पास कोई वाटर बॉडी है तो फिर वहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो डिपेंड करता है कि कितना पोल्यूटेंट्स है, उसके कंसंट्रेशन क्या है, लोकेशन क्या है वाटर बॉडी की। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कि पोल्यूशन कितना है। अब इफेक्ट के बारे में अगर बात करें तो वाटर बॉडीज इन द विसिनिटी ऑफ अर्बन एरिया एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड। जो भी आपका शहरी जो क्षेत्र होता है वहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होता है एज कम्पेयर टू जो आपका गांव का एरिया होता है। वैसे तो आजकल हर जगह ही पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, बट वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होता है, शहरीकरण औद्योगिकरण ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। क्योंकि डंपिंग जो गार्बेज है और टॉक्सिक केमिकल्स है इंडस्ट्री का, कमर्शियल का, वो ज़्यादा वहाँ पर किया जाता है एज कम्पेयर टू अदर एरिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसका इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद जो मेन जो एक इफेक्ट है वो ये है कि पीने के लिए अब हमारे पास पानी नहीं बचा है, पीने योग्य पानी की कमी हो गई है। इवन संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि दुनिया भर में अरबों लोगों के पास पीने के लिए साफ पानी या स्वच्छता तक पहुंच नहीं है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो यहाँ पर पीने योग्य पानी हमारे लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि हमने सारे पानी को यहाँ पर खराब कर दिया है। और ऐसा नहीं है कि हमने जो ऊपर का पानी है, कोई तालाब, नदी, नाले, उनको खराब किया, बल्कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उनको भी हमने डायरेक्टली यहाँ पर जो है पोल्यूट करके रखा हुआ है। तो पीने योग्य पानी नहीं बचा है। वाटर पॉल्यूशन ड्रास्टिकली अफेक्ट्स एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ का मैंने आपको ऊपर अभी बताया है कि हमने जिस तरीके से पॉल्यूशन किया है, जो आपने फिगर में देखा कि भाई जितना कैन वगैरह डंप कर रखा था, प्लास्टिक वगैरह डंप किए हुए थे, तो क्या ऐसे पानी में आप हमारी जो भी एक्वेटिक लाइफ है, जिसके अंदर जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं, पानी के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, क्या वो सर्वाइव कर सकते हैं? वो ऐसी हालत में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो हमने उसको भी एक भयंकर तरीके से अफेक्ट किया हुआ है। ये उनके मेटाबॉलिज्म से लेकर उनके बिहेवियर, उनके इलनेस और इवेंचुअली उनके डेथ तक यहाँ पर हो जाती है। तो हमने पूरे चक्र को ही यहाँ पर जो है खराब करके रखा हुआ है वाटर पॉल्यूशन करके। कॉन्टामिनेशन ऑफ फूड चेन हमने बात करी है कि ऊपर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि अगर पानी खराब है तो वहाँ पर होने वाला कोई भी चीज़, कुछ भी प्रोडक्शन अगर होगी तो वो अपने आप ही खराब होगी। तो जैसे अगर आप किसी पॉल्यूटेड पानी का, जैसे कई जगहों में फिश खाई जाती है, मछलियाँ खाई जाती है, अगर हम वहाँ पर फिशिंग करते हैं पॉल्यूटेड एरिया के अंदर, तो वो डायरेक्टली आपको क्या है, हिट करती है आपके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फूड चेन भी इस चीज़ से अफेक्ट हो रही है। Humans are affected by pollution and can contract diseases such as hepatitis। यहाँ पर हम जब इस चीज़ के दायरे में आते हैं, जब हम ऐसी चीज़ें कंज्यूम करते हैं, तो हम भी इस चीज़ से जो है अछूते नहीं हैं। जल स्रोतों में मल के माध्यम से हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां अनुबंधित करते हैं हमारे अंदर। और साथ ही यहाँ पर खराब पेयजल और उपचार, अनुपयुक्त पानी हमेशा संक्रामक रोग जैसे हो जाए, जैसे हैजा वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका जो है इन्फेक्शन आपके पास बना रहता है। अगर आप पुअर ड्रिंकिंग वाटर का यहाँ पर इस्तेमाल करते हो तो आपके साथ ये हैजा वाली समस्या हो सकती है, हेपेटाइटिस वाली समस्या यहाँ पर हो सकती है। तो ये कुछ डिजीजेज वगैरह, और इनसे भी ज़्यादा काफ़ी डिजीजेज देखने को मिलते हैं। इकोसिस्टम कैन बी क्रिटिकली अफेक्टेड, मॉडिफाइड एंड डिस्ट्रक्टेड बिकॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन। हमारे जो भी पानी का जो प्रदूषण हमने कर रखा है, उसकी वजह से पूरा जो इकोसिस्टम है, पूरा पारिस्थितिक तंत्र, जहाँ पर भी जो भी इकोलॉजी का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी लिविंग बीइंग है और आपस में वो कैसे अपने एनवायरनमेंट के साथ रह रहे हैं, उनका रिलेशनशिप क्या है उनके एनवायरनमेंट के साथ, वो इकोलॉजी है। लेकिन जिस एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ये लोग रह रहे हैं, जिस भी एक पर्टिकुलर स्पेस में ये प्लेस में ये रह रहे हैं, वो उसका इकोसिस्टम होता है। तो अगर पानी को हमने पॉल्यूट किया हुआ है तो भाई डायरेक्टली जो प्लांट्स है, जो एनिमल्स है, जितने भी उनके जहाँ पर भी वो रहते हैं, वो डायरेक्टली उस चीज़ से अफेक्ट करते हैं। और इतना अफेक्ट करते हैं कि कई बार वो अपने हैबिटेट को छोड़ भी देते हैं, और साथ ही वहाँ पर उनकी डेथ तक हो जाती है। तो इकोसिस्टम यहाँ पर एक क्रिटिकली तरीके से अफेक्ट हुआ पड़ा है पॉल्यूशन की वजह से। प्रिवेंशन के यहाँ पर क्या क्या हम तरीके अपना सकते हैं, कैसे इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, और ये हम खुद ही एक पर्सनल लेवल पर हम इस चीज़ को मतलब एक एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन हम एक इस चीज़ को देख सकते हैं।
वी ऑल आर अकाउंटेबल टू सम डिग्री फॉर टुडेज वाटर प्रॉब्लम, कि मतलब हम ही इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं आज की जल प्रदूषण समस्या के लिए। कुछ हद तक हम खुद जिम्मेदार हैं, और कुछ ऐसे सरल तरीके हैं, कुछ ऐसे सिंपल वेज है जिसकी वजह से हम इस चीज़ को अभी भी रोक सकते हैं। अगर हमने इस चीज़ को अभी भी नहीं रोका तो इसके और भी भयंकर परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। रिड्यूस योर प्लास्टिक कंजम्पशन, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने प्लास्टिक के यूज़ को यहाँ पर ख़त्म करिए। हम हर चीज़ में प्लास्टिक को लेकर के चलते हैं, और बीच में कुछ बैन भी चला था प्लास्टिक के ऊपर कि आप जो है प्लास्टिक पे बिल्कुल बैन कर दो, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। आप इस चीज़ को बैन कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, रीयूज़ करिए, रिसाइकल करके अपनी चीज़ों को यूज़ करिए। ऐसा नहीं है भाई यूज़ एंड थ्रो, जैसे बोतलें आई घरों में और उसमें से सामान लिया एंड देन फेंक दिया, तो उसको आप रीयूज़ कर सकते हो, रिसाइकल कर सकते हो आप अपनी तरफ से, ठीक है। आप उनमें कुछ भी उगा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, भाई अपना अपना तरीका होता है। प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ केमिकल क्लीनर्स, ऑयल्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स टू कीप देम फ्रॉम गोइंग डाउन द ड्रेन। हमने क्या करना चाहिए, जितने भी आपके क्लीनर्स, केमिकल युक्त जो क्लीनर्स होते हैं, जितने भी ऑयल्स वगैरह होते हैं, ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो कि डिग्रेड नहीं होते हैं, ख़त्म नहीं होते हैं अपने आप। तो इनका हमें प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए। ऐसी एक प्रॉपर तरीका अपनाना चाहिए कि ये डायरेक्टली जो है पानी के अंदर जाने से बचे, इनका पानी के अंदर जाना ना हो पाए, ठीक है। आपने देखा होगा नालियों में ऐसे कैन वगैरह, बोतल वगैरह, प्लास्टिक की पॉलीथीन वगैरह ऐसे ही भरी पड़ी रहती है और वहाँ पर जाम हो जाता है सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को हमें अपने तरफ से सुनिश्चित करना चाहिए कि हम इस चीज़ को यहाँ पर इतना ना करें। मेंटेन योर कार सो इट डज नॉट लीक ऑयल, एंटीफ्रीज और कूलेंट। अब हमें अपने जो पर्सनल व्हीकल है उस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए ताकि हम किसी भी तरीके से कुछ भी पॉल्यूशन में अपना योगदान ना दे सके। इफ़ यू हैव ए यार्ड कंसिडर लैंडस्केपिंग दैट रिड्यूसेस रन ऑफ एंड अवॉइड अप्लाइंग पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड। यदि आपके पास एक यार्ड है तो भू निर्माण पर विचार करें जो अपवाह को कम करता है, ठीक है, जो कि रन ऑफ को यहाँ पर कम करता है, और कीटनाशकों और शकनाशियों को लगाने से बचे। तो आपने इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई यार्ड वगैरह है तो यार्ड का मतलब होता है जो आपके घर के आगे या पीछे कोई हिस्सा वगैरह हो, ठीक है, कोई आपने ऐसे गार्डनिंग वगैरह के लिए रखा हो। डोंट फ्लश योर ओल्ड मेडिकेशंस, जो भी आपकी दवाइयाँ वगैरह है जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते हो तो आप उसको या फ्लश करने से बचाइए, आप उनको पानी में डंप करने से बचाइए, आप उनको कुछ अल्टरनेटिव वे से भी उनको आप डाल सकते हो। डिस्पोज करिए उनको कि आप जो है लोकल वाटरवेज में, यानी कि पानी के अंदर बस जाने से बचे, ताकि उनके अंदर जो भी दवाइयाँ हैं वो पानी के अंदर मिक्स होकर वहाँ पर केमिकल्स जाता है जिसकी वजह से वो पानी जो है पॉल्यूट होता है। तो ये हम जो है अपने पर्सनल लेवल पर इस चीज़ को यहाँ पर देख सकते हैं। अब जो आपके सिलेबस में दिया गया है कि आपकी इम्प्योरिटीज़ पे बात करी गई है कि इम्प्योरिटीज़ कैसी होती, क्या कौन कौन सी होती है, पानी की अशुद्धियों पर बात करी गई है, आपके सिलेबस में लिख करके दिया गया है। तो यहाँ पर 3 तरह की इम्प्योरिटीज़ होती है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, निलंबित अशुद्धियाँ, कोलोइडियल इम्प्योरिटीज़ और डिजोल्व्ड इम्प्योरिटीज़, घुली हुई अशुद्धियाँ, ठीक है। सस्पेंडिंग मतलब जो घुली नहीं होती है, एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे नीचे इनको। सस्पेंडेड का मतलब होता है, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ का मतलब होता है दीज इम्प्योरिटीज़ आर इन फॉर्म ऑफ सस्पेंशन और डिस्पर्सन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। मतलब कि ये जो अशुद्धियाँ होती हैं ये आपकी मतलब बिल्कुल महीन नहीं होती है, ये ऐसी होती है जिनको आप आराम से देख सकते हो, जैसे सॉलिड फॉर्म में हो गई, ठीक है। सस्पेंडेड का मतलब होता है कि आप उनको आराम से देख सकते हो, ठीक है, वो फैलाव में होती है, जैसे कोई मोटे मोटे पत्थर हो गए या फिर कुछ ये जो गाद वगैरह होती है पानी में ना, मिट्टी वगैरह होती है जो आपको आराम से दिख जाती है, जो सेटल डाउन हो जाती है नीचे। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ में ना ऐसे होता है, ये ना सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जैसे एक ग्लास है, इसके अंदर पानी है और इसके अंदर सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है पानी के अंदर। तो अगर थोड़ी देर के लिए आप ग्लास को एज इट इज़ रखोगे तो फिर यहाँ पर ये जो इम्प्योरिटीज़ है, जैसे आपकी मिट्टी वगैरह हो गई, गाद वगैरह हो गया, फिर मोटे मोटे कुछ पत्थर हो गए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाएगी, नीचे इकट्ठा हो जाएगी और मान लो पानी यहाँ तक है, ऊपर ऊपर आपका पानी रह जाएगा। तो अगर मोटे तौर पर अगर आपको इम्प्योरिटी निकालनी है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप किसी दूसरे बर्तन में यहाँ तक का पानी आप जो है खाली कर सकते हो और ये इसी ग्लास में रह जाएगा, जो भी आपकी इम्प्योरिटीज, जो आपकी मिट्टी है, ठीक है। तो ये आपका सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है। और ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है ये आपकी सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है कि आपने किसी ग्लास में कोई इम्प्योरिटी ली और उसके अंदर ऐसी इम्प्योरिटी जिसको आप आराम से देख सकते हो, या जैसे कोई मिट्टी हो, कोई जो है कंकड़ वगैरह हो, तो आप मान लीजिए ये आपकी मिट्टी और ये कंकड़ है और ये ऊपर आपका क्या है, ये आपका पानी है।
तो ये आप दूसरे जब बर्तन में आप इसको डाल लोगे तो दूसरे बर्तन में आपने पानी पानी डाल लिया थोड़ा सा ऐसा झुका करके, और नीचे नीचे आपकी मिट्टी अलग हो गई और ये पानी आपका अलग हो गया। तो इस प्रोसेस को आपको सेडिमेंटेशन बोला जाता है। या फिर आप फिल्टर भी कर सकते हो छलनी से, ठीक है। आप छलनी से आपने फिल्टर कर लिया तो मिट्टी या फिर जो मोटे कंकड़ थे वो आपकी छलनी में रह गए, और पानी पानी में आपका क्या सॉरी ग्लास में आपका क्या आ गया, पानी पानी आ गया। तो ये आपका फिल्ट्रेशन होता है। तो ये एक ऐसी इंप्योरिटीज होती है, सस्पेंडेड इंप्योरिटीज, जो आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है, और ये आप आराम से देख सकते हो, आपको आराम से दिख सकती है। जैसे क्ले मिट्टी होगी, एल्गे हो गया, फंगी, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर्स हो गए, ठीक है। ये मैक्रोस्कोपिक इंप्योरिटीज होती है जो आराम से आप देख सकते हो, माइक्रोस्कोपिक नहीं होती है, ठीक है, जो कि टर्बिडिटी लाती है, यानी कि मैलापन लाती है पानी के अंदर। ये मैलापन लाती है पानी के अंदर, ठीक है। और ये क्या है, इट इज़ कस्टमरी टू मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडिंग इम्प्योरिटीज बाई इट इज, मतलब कितनी आपकी यहाँ पर जो है मैलापन पे डिपेंड करता है, आपके जो भी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ का कितना कंसंट्रेशन है, कितनी उसकी मात्रा है, वो डिपेंड करता है कि उसका मैलापन कितना है, ठीक है, इस पर डिपेंड करता है। तो सस्पेंडेड इम्प्योरिटी आपकी सॉलिड फॉर्म में होती है, जो आप आराम से देख सकते हो, आप इसको आराम से फिल्टर कर सकते हो, आप इसको आराम से सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से इसको हटा सकते हो, पानी को अलग कर सकते हो और इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हो। तो ये ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। अब बात करते हैं आपकी कोलोइडियल इम्प्योरिटीज़ कौन सी होती है। कोलोइडल जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो आपकी बहुत ही फाइन इम्प्योरिटीज़ होती है, जो आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हो, मतलब कि आप अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हो, ये ऐसी फाइन होती है। सस्पेंडेड तो जो थी, जो आपको आराम से दिख रही थी, लेकिन ये इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती है जो आप आराम से, वैसे बहुत ही महीन टाइप होती है, बहुत मतलब महीन टाइप, आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देख सकते हो। ये जो होती है पानी के साथ होती है, लेकिन आपको लगेगा पानी साफ है, बट एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। तो दीज इम्प्योरिटीज आर इन फॉर्म ऑफ वेरी फाइनली डिवाइडेड डिस्पर्सन ऑफ पार्टिकल्स इन वाटर, बहुत ही फाइनली होते हैं, बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, और ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, और इनको ऑर्डिनरी फिल्टर से, जैसे हमने ऊपर वाले में सेडिमेंट्री इम्प्योरिटीज में हमने फिल्टर का इस्तेमाल करके उसको रिमूव कर लिया, बट इसमें ये फिल्ट्रेशन के फिल्टर क्या छलनी में नहीं रहेंगे, पानी के साथ वापस आ जाएंगे अगर आप फिल्टर भी करना चाहोगे। ये इतने महीन होते हैं, नेकेड आई से आप इसको देख नहीं सकते हैं। ये जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होती है, एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, अट्रैक्ट नहीं करते, एक दूसरे साथ खींचते नहीं है, बल्कि एक दूसरे को दूर भगाते रहते हैं, और इसीलिए ये हमेशा मोशन में रहते हैं और सेटल डाउन नहीं होते। सेटल डाउन अगर नीचे हो जाएंगे तो फिर तो हम सेडिमेंटेशन की प्रोसेस से दूसरे ग्लास में पानी अलग कर लेंगे, सेटल डाउन नहीं होते। ये सेटल डाउन नहीं होते, पानी के साथ ही ऊपर नीचे तक अच्छे ऐसे मूव करते रहते हैं, डायरेक्टली मोशन में रहते हैं, गति में रहते हैं, इसलिए हम इसको फिल्ट्रेशन से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर देयर रिमूवल इज डिफिकल्ट, इसलिए इनका जो रिमूवल है वो डिफिकल्ट हो जाता है। कोलाइडियल ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट इन वाटर और ऑफन एसोसिएटेड विद, इनके साथ बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो हमारे पानी को यहाँ पर जो है पोल्यूट करते हैं, ठीक है। और ये जो कोलाइडियल इम्प्योरिटीज होती हैं वो कलर देती है पानी के अंदर, जैसे जिस भी तरीके की इम्प्योरिटीज होगी, जैसी भी अशुद्धियाँ होगी, वो वैसा ही कलर दे देगी उस पानी को, पानी के अंदर। तो इनकी जो कंसंट्रेशन है, भाई कितनी मात्रा है, आखिर कितनी अशुद्धि है इस पानी के अंदर, तो ये इसको हम मेजर कर सकते हैं उसके कलर टेस्ट से, क्योंकि उसने कलर दिया उस पानी को, तो उसके कलर टेस्ट से हम बता सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इसके कंसंट्रेशन को कि कितनी अशुद्धियाँ इस पानी में। और इसका जो साइज है वो डिपेंड करता है 1 माइक्रोन से 1 मिली माइक्रोन इसका साइज होता है अशुद्धियों का, इम्प्योरिटी का, ठीक है। तो इसका जो इम्प्योरिटी का साइज है वो 1 माइक्रोन टू 1 मिली माइक्रोन होता है। तो ये थी आपकी कोलोइडल इम्प्योरिटी, जो बहुत ही महीन थी, आप अपनी नेकड आई से नहीं देख सकते थे। हिंदी में भी है, आप यहाँ पर आराम से पढ़ सकते हो। और आपका नेक्स्ट जो चीज़ आपकी आती है, नेक्स्ट है 3rd नंबर पे डिजोल्व्ड इम्प्योरिटीज़। ये ऐसी इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो घुली हुई होती है। जो सस्पेंडेड थी, आपकी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ थी, वो आपकी घुली हुई नहीं थी, मोटे तौर पर सॉलिड फॉर्म में थी। कोलोइडल जो थी वो बहुत ही महीन और वैसे पार्टिकल थे बहुत ही छोटे, जिनको आप सिर्फ माइक्रोस्कोप से देख सकते थे, अपने नेकड आई से नहीं देख सकते थे। और जो 3rd नंबर की वो आपकी डिजोल्व्ड है, यानी कि पानी के साथ पूरी तरीके से घुली हुई अशुद्धियाँ हैं ये। इसके अंदर आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आते हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट्स आते हैं और गैसेज आती है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपने देखना है। ये अशुद्धियाँ ठोस, तरल या गैस के रूप में हो सकती हैं। इस प्रकार की अशुद्धियों में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक हो सकते हैं। डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक आयंस इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, इसमें सिलिकेट है, क्लोराइड है, कैल्शियम, फ्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, ये चीज़ें आप ध्यान रख सकते हो कि फेरस कंपाउंड्स यहाँ सारे इस चीज़ में डिसॉल्व्ड इनऑर्गेनिक आयन की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और अगर डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करी जाए
तो ये जो ड्राइव होते हैं वो एनिमल और प्लांट डीके से होते हैं, यानी कि उनके जो अवशेष होते हैं उनसे मिलते हैं ये डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने भी एनिमल्स और प्लांट हैं उनके अवशेष से। इन एडिशन टू ह्यूमन एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व द इंट्रोडक्शन टू एल्कोहल, प्रोटीन, पेस्टिसाइड्स एंड क्लोरामाइन, हर्बिसाइड्स और डिटर्जेंट इनटू द एनवायरमेंट, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होती है। मानवीय गतिविधियों के अलावा जानवर और पौधों के क्षय से प्राप्त होते हैं, जिसमें पर्यावरण में शराब, प्रोटीन, कीटनाशक, क्लोरामाइन, शाकनाशी या फिर डिटर्जेंट इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था, डिस्कस किया आपके साथ वाटर पॉल्यूशन को। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना सभी के साथ, ताकि सभी तक पहुंच सके और ये जो कंटेंट है सभी के तक जा सके। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लो भाई, बिल्कुल फ्री होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।